हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम डीम स्लेयर सीजन 5 के एपिसोड नंबर 1 को देखने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि माइकल जैक्सन जो होता है वो ओब्बू आशिकी से मिलने के लिए आता है और उन दोनों के बीच में हमें काफी सारी बातचीत दिखाई जाती है। फिर इसके बाद ओब्बू आशिकी वहां पे काफी तगड़ा ब्लास्ट करते हैं जिसमें माइकल जैक्सन की काफी सारी बॉडी खराब हो जाती है और तभी माइकल जैक्सन के ऊपर तमाओ भी अटैक कर देती है और तमाओ और माइकल जैक्सन के बीच में भी थोड़ी बहुत बातचीत होती है और तभी वहां पे गुमी की एंट्री होती है जो कि माइकल जैक्सन का सर उड़ा देता है। लेकिन इसके बाद भी माइकल जैक्सन को कुछ नहीं होता और तभी वहां पे सारे डीम स्लेयर की एंट्री होती है और गोमी भी बता देता है कि यही मोजन है और इसके बाद सभी डिमन स्लेयर उसके ऊपर अटैक करते हैं और तभी मोजन सभी को इन्फिनिटी कासल के अंदर पहुंचा देता है, मतलब कि जितने भी डीम स्लेयर है और जितने भी हाशिर है उन सभी को। और अब आज के एपिसोड में मोजमा इसके बाद सभी को इन्फिनिटी कासल में भेज देता है और ये देखने के बाद ना तंजीरो वहाँ पे काफी हैरान होता है और जब वो अपने चार तरफ घूम के देखते हैं तो भाई लिटरली वो वहाँ पर पहली बार आया था और काफी कंफ्यूज भी होता है कि आखिरकार में ये कहाँ पे आ गया और वो नीचे गिरने वाला होता है बट गियो उसको पकड़ लेता है और वह सोच रहा होता है कि ये शायद माइकल जैक्सन के ना ब्लड डिमन आर्ट से बना हुआ होगा। तभी तंजीरो के पीछे से एक डीम उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन गियो जो होता है वो अपने अटैक से उस डीम को काफी इजली मार देता है और इसके बाद वहाँ पे और भी काफी सारे डेमोन्स आते हैं जिसे तंजीरो और गियो दोनों मिलके काफी इजली हरा देते हैं। और तांजीरो वहाँ पे ये भी सोचता है कि गियो जो है वो कितना फाड़ू अटैक करता है, मतलब कि वो एकदम स्मूथली किसी भी चीज को कट कर सकता है और इसी तरीके से उनके ऊपर काफी सारे डेमोन्स अटैक करते रहते हैं और वो लोग काफी इजली मार देते हैं क्योंकि ये डेमोन्स काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। और इसके बाद हमें ओबन और मित्सूरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनके ऊपर ना काफी सारे डीम अटैक कर रहे थे और वो अपने सरपेन ब्रीदिंग के फिफ्थ फॉर्म का यूज करता है और उन डीम सन्स को मारता है और ओबन इतनी आसानी से उन डीम सन्स को खत्म कर देता है ना। ये देख के सूरी वहाँ पे काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है हमारे लौंडे से और सोचती है कि उन तो मेरी जान बचा रहे हैं, वो कितने ज्यादा प्यारे हैं। और इसके बाद हमें मोइचिरो और गोमे भी दिखाए जाते हैं और उन पर भी काफी सारे डेमोन्स अटैक करते हैं लेकिन उनके लिए भी वो डेमस कुछ नहीं थे क्योंकि वो डेमोन्स ना लिटरली काफी ज्यादा कमजोर थे और वो दोनों भी काफी इजली उन सभी डीम को मार देते हैं। और इसके बाद मोइचिरो जो होता है ना वो अपने मास्टर की मेमोरीज को याद कर रहा था कि कैसे उसकी तबीयत जब काफी ज्यादा खराब थी तो उस टाइम पे मास्टर ने ही उनकी मदद की थी, एक फादर की तरह मोइचिरो का ध्यान रखा था उन्होंने और वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था उस मोमेंट पे। और मोइचिरो वहाँ पे ये सोच रहा था कि मोजान ने मेरे भाई को भी मारा और साथ ही अब मेरे मास्टर को भी मार दिया और वो भाई वहाँ पे गुस्सा भी होता है, इमोशनल भी होता है माइकल जैक्सन को लेके और बस वो उसको मारना चाहता था उस टाइम पे। और गियोमी भी बोलता है कि भाई तू फिक्र मत कर, हम सभी बदला लेंगे क्योंकि जो फील तू कर रहा है मास्टर को लेके वही फील हम भी कर रहे हैं। और इसके बाद सानी मी आराम से बैठा होता है, मतलब कि एकदम आराम से बैठा होता है और वहाँ पे भी काफी सारे डीम अटैक करते हैं और भाई सानम के आगे ना वो डीम सन्स कुछ भी नहीं थे और वो उन डीम को ना काफी गंदी तरीके से मार रहा था। भाई लिटरली एकदम ब्रूटल हो चुका था उस टाइम पे और उसके दिमाग में तो भाई खाली बदला चल रहा था एकदम। एक बार आप ये फेस देखो और ये वाला जो गुस्सा था ना भाई, ये गुस्सा मैंने अभी तक नहीं देखा नमी का और सच में ये इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है मास्टर को लेके। और इसके बाद हमें इनोस्के दिखाया जाता है और भाई ये बंदा तो अपनी अलग ही दुनिया में होता है, ये कूद के सारे मंस्टर को मार रहा था, मतलब कि इसके पीछे भी कुछ डीम थे और ये भी उन सभी डीम सन्स को मारता है। और हमें गनिया भी दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि भाई मैं ये कहाँ पे आ गया और ये कैसी जगह है। और जेंसू जो होता है ना उसको फील होता है कि कोई उसके आसपास है और इसके बाद ना वो उसी की तरफ जाने लगता है। और इसके बाद ना हमें शिनोबू दिखाई जाती है और वो भी चल रही होती है और तभी उसको ना वहाँ पे ब्लड की स्मेल आती है। और इसके बाद जब वो एक कमरा खोलती है ना तो वहाँ पे काफी सारी लड़कियों की लाश पड़े होते हैं और वहाँ पे एक डीम भी बैठा होता है और ये डीम तो आप लोगों को भी पता होगा कि और कोई नहीं अपर मून टू डोमा होता है और शिनोबू बस उसको देखती ही रहती है। और इसके बाद हमें शिनोबू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बहन उसकी बाहों में होती है और वो मरने ही वाली थी वहाँ पे और वो वहाँ पर अब मरते वक्त शिनोबू को डीम स्लेयर कॉर्प छोड़ने के लिए बोलती है क्योंकि वो चाहती थी कि शिनोबू हमेशा सेफ रहे और वो लंबे टाइम तक जिंदा रह सके। और यह बोलते ही कनाफ की वहाँ पे डेथ हो जाती है और शिनोबू वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए रोती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। और इसके बाद वो अपनी बहन से पूछती है कि आखिरकार वो डीम कौन था, लेकिन तब तक में तो उसकी बहन मर चुकी थी बट शिनोबू को वहाँ पे पता था कि उस डीम के माथे पर ब्लड स्टेन्स है। और इसके बाद पता चल जाता है उसको फाइनली वो और कोई नहीं अपर रैंक 2 डिमन डोमा होता है। और इसके बाद डोमा जो होता है ना वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और शिनोबू को वहाँ पे ये भी पता था कि डोमा ना काफी काम रहता है और उसकी स्माइल जो होती है ना वो काफी ज्यादा क्रीपी होती है। और उन सभी लाशों के बीच में ना एक लड़की जो होती है ना वो शिनोबू से मदद मांग रही होती है और डोमा ना उसको चुप रहने के लिए बोलता है और बोलता है कि जब हम बात कर रहे हैं तो तू बीच में चुप रहना। लेकिन जो शिनोबू होती है ना भाई वो भी काफी ज्यादा फास्ट होती है आपको पता है और वो पलक झपकते ना उस लड़की को वहां से बचा लेती है और कहीं दूर चली जाती है, मतलब कि उतना ज्यादा दूर भी नहीं जाती। और शिनोबू को ये भी पता था कि जो डोमा के पंखे हैं ना वो उनको हथियारों के तौर पर यूज करती है। शिनोबू ने उस लड़की को बचा तो लिया था बट उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था ना, इस कारण वो लड़की भी वहाँ पे टैब बोल जाती है। और इसके बाद डोमा जो होता है ना वो
उस लड़के को वहीं पर रखने के लिए बोलता है शिनोबू को, क्योंकि उसको बाद में भी तो भूख लगेगा ना, उसको कुछ तो खाना है ना, इसलिए उसको बोलता है कि रख देने के लिए। और जब वहाँ पर वो लड़की मरती है ना, तो उस टाइम पे भी शिनोबू को अपनी बहन की याद आती है और इसके बाद डब बताने लगता है कि वो इटर्नल पैराडाइज कल्ट का फाउंडर है और उसका काम है उसके कट में जितने भी मेंबर हैं ना उन सभी को खुश रखना और साथ ही अपने आप को भी। और शिनोबू अब और भी ज्यादा श्योर हो जाती है कि हाँ यही वो बंदा है जिसने मेरी बहन को मारा है। और इसके बाद वो बोलती है कि वो लड़की काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। तभी डोमा कहता है कि तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि मैंने उस लड़की को बचाया है, अब उस लड़की को किसी भी पीड़ा से गुजरना नहीं पड़ेगा। और डोमा बोलता है कि सभी लोग ना मरने से काफी ज्यादा डरते हैं और इसी कारण मैं उन सभी को लेता हूँ ताकि वो सभी मेरे अंदर अमर रह सके। और यह सभी चीजें सुन के ना भाई वहाँ पर शिनोबू काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और बस उसके दिमाग में तो केवल बदला ही बदला चल रहा था। और डोमा बड़े प्यार से पूछता है कि तुम इतनी ज्यादा प्यारी हो बट तुम मेरे से पहले मुलाकात में इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। और उसको लग रहा था कि शिनोबू को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बोलता है कि प्लीज अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो भाई। देख रहे हो डोमा फीलिंग शेयर करने के लिए बोल रहा है शिनोबू को, देख रहे हो किस टाइप का डीम है ये, और तुम्हें मेरा ये आउटफिट याद नहीं है जो कि पहले मेरी बड़ी बहन पहना करती थी। तभी डोमा बोलता है कि अच्छा तो तुम उसकी छोटी बहन हो क्या। और सच में वो काफी ज्यादा क्यूट थी और मुझे उसको पूरा खाना था बट सनराइज होने के कारण मुझे उसे वहाँ पे छोड़ के जाना पड़ा। और भाई ये सब बातें सुन के ना शिनोबू को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अचानक से ही एक नुकीली चीज ना सीधा डोमा के आंख में मारती है। और वो अटैक देख के ना वहाँ पे डोमा भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा फास्ट हो, मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ तुमसे। और तभी वो अपने ब्लड डिमन आर्ट की मदद से ना वहाँ पे एक काफी ठंडी हवा को लेके आता है और वो हवा इतनी ज्यादा ठंडी थी ना कि कोई भी वहाँ पे जम जाता, बहुत ज्यादा ठंडी हवा थी। तभी डोमा बोलता है कि मैं तुमसे इम्प्रेस तो काफी ज्यादा हुआ बट तुमने थोड़ा निशाना गलत नहीं लगाया क्योंकि एक डीम तो गला कटने के बाद ही मरता है ना। तभी शिनोबू बोलती है कि मुझे पता है कि गर्दन काट के डीमसंस को मारना होता है और अगर मैं तुम्हें ना भी मार पाऊँ ना तो मेरा पॉइजन इतना ज्यादा पावरफुल है जो कि तुम्हें टाइम टू टाइम मार ही देगा। और ये सुन के वहाँ पे डोमा भी काफी ज्यादा हैरान होता है और उसको भी अपने अंदर ना पॉइजन महसूस होने लगता है। और शिनोबू अपने मन ही मन सोचती भी है कि क्या ये पॉइजन अपर रैंक डीम के ऊपर काम करने वाला भी है या फिर नहीं। और डोमा जो होता है ना वो वहाँ पर शिनोबू की काफी ज्यादा तारीफ करता है कि यह जो पॉइजन था ये काफी ज्यादा स्ट्रांग था और यह किसी नॉर्मल डिमन के ऊपर लगता तो वो शायद अब तक खत्म हो चुका होता, बट मैं कुछ अलग हूँ, मैं अपर रैंक डीम हूँ, इतना तो याद होगा। और इसके बाद ना वो अपने शरीर से ना उस सारे के सारे पॉइजन को ब्लड के रूप में ना बाहर निकालने लगता है। और भाई वो देख के शिनोबू भी काफी ज्यादा हैरान होती है वहाँ पे। और डोमा बोलता भी है कि तुम काफी अच्छा स्वर्ड चलाती हो बट ये एकदम वेस्ट है मेरे सामने। और वो वहाँ पे ना एक तरह से ना अभी तक तो शिनोबू के साथ बस खेल रहा था क्योंकि भाई वो एकदम एंजॉय कर रहा है, ऐसा उसके फेस से लग रहा था। और इसके बाद हमें डोमा का बचपन दिखाया जाता है जो कि वो काफी सुंदर था अपने बचपन में और काफी ज्यादा दिमाग भी तेज था उसका और वो लोगों की काफी ज्यादा मदद किया करता था क्योंकि जब लोग खुश हुआ करते थे ना तो उसको भी काफी अच्छा लगता था। और उसकी आंखें जो थी ना वो एकदम रेनबो कलर की थी और वो काफी ज्यादा प्यारी लगती थी, मतलब कि उसकी आंखें और उसके बाल के कारण ना वो काफी ज्यादा स्पेशल लगता था, मतलब कि औरों के मुकाबले काफी ज्यादा अलग लगता था। और इस कारण ना उसके पेरेंट्स जो थे ना उन्होंने एक कट को तैयार कर दिया और उसे लोगों के साथ खेलने में काफी अच्छा लगता था, मतलब कि डोमा को। लेकिन लोग जो थे ना उसकी पूजा किया करते थे और सभी उसको भगवान की तरह मानने लगे थे और उसको ना ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसको भी एक नॉर्मल लाइफ चाहिए था बट उसको नॉर्मल लाइफ नहीं मिल पाता था, इस कारण वो काफी उदास भी हुआ करता था। जब उसे लोग अपना मास्टर बनने के लिए बोलते थे ना तो वो उस टाइम पे काफी ज्यादा इमोशनल हुआ करता था क्योंकि उसको लगता था कि जो भगवान होते हैं, बुद्धा होते हैं ना, ये सब एक स्टोरी है, रियल लाइफ की कुछ भी कहानी नहीं है ये, और ह्यूमन केवल जिंदा होते हैं और मरते हैं, बस यही उनका काम होता है। इसीलिए वो इंसानों को बस खुश रखना चाहता था। और डोमारा एकदम स्टार्टिंग से ही विचित्र प्राणी था, आप लोग इस इमेज से एकदम साफ क्लियर समझ ही सकते हो, मैं ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई। और जो डोमा था ना वो शिनोबू के अटैक के बाद ना काफी ज्यादा हंसता है और बोलता है कि बस तुम्हें यही आता है या और भी कुछ आता है। और डोमा वैसे भी स्ट्रांग काफी ज्यादा था क्योंकि भाई वो अपर रैंक टू डेमन था तो स्ट्रांग तो होगा ही। और जो डोमा ने अपने ब्लड डिमन आर्ट से अटैक किया था ना, इस कारण शिनोबू के जो लंग्स होते हैं ना वो वहाँ पे फ्रीज हो चुके थे और शिनोबू यहाँ पे सांस लेने की भी कोशिश करेगी ना तो वो उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, मतलब कि आप शिनोबू ना ढंग से यहाँ पे सांस भी नहीं ले सकती थी। और शिनोबू जो होती है ना वो डोमा के ऊपर अगेन अटैक करती है ताकि वो अपने पॉइजन को उसके अंदर इंजेक्ट कर सके। और वो इस बार ना पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी और डोमा को फील होता है कि अभी तक जितने भी हाशिर है ना उनमें से सबसे फास्ट शिनोबू है, मतलब कि भाई डोमा ने विंड हाशिर को नहीं देखा तब ये अपनी राय चेंज कर देता, बट शिनोबू भी काफी ज्यादा फास्ट होती है भाई। और जब शिनोबू पीछे होती है ना तो उसको भी रियलाइज होता है कि उसके शरीर से भी ब्लड निकल रहा है और उसको तब एहसास होता है कि उसी बीच में ना डोमा
ने भी इसके ऊपर अटैक कर दिया था। और इससे हमें इतना पता लगता है कि भाई डोमा भी कुछ कम नहीं है, वो भी काफी ज्यादा फास्ट है। और इसके बाद अगेन डोमा जो होता है वो शिनो की काफी ज्यादा बेइज्जती करता है कि तुम इतनी ज्यादा फास्ट हो लेकिन फिर भी तुम मुझसे ज्यादा फास्ट नहीं हो। और इसके बाद शिनोबू जो होती है ना, वो अपने हाथों को देखती है जो कि काफी ज्यादा छोटे होते हैं और वो सोचती है कि मेरी ज्यादा हाइट लंबी नहीं हुई और ना ही मैं बड़ी हुई। अगर मैं बड़ी होती तो शायद मैं एक अपर रैंक डेमन को काफी इजली मार सकती और कनेई की हाइट भी काफी अच्छी थी तो वो भी काफी इजली किसी से लड़ सकती थी। और गियोमी सान जो है वो भी काफी ज्यादा लंबे हैं और वो तो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है, तो वो तो किसी भी टीम को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। और इस टाइम पे ना शिनोबू के दिमाग में ना काफी उल्टे सीधे विचार आ रहे थे। अगेन उसको अपनी बहन की याद आने लगती है और उस टाइम पे शिनोबू काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पे शिनोबू की बहन मतलब कि कनेई की आत्मा आती है और वो बोलती है कि तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की, बस यहाँ पे हारने के लिए तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं मानना और तुम्हें खड़ा होना होगा। बट वहाँ पे शिनोबू के हाथ पांव काफी ज्यादा दुख रहे थे और वो बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पाती। लेकिन कनाव बोलती है कि तुम ही ने ये डिसीजन लिया है कि तुम इस टीम को हराओबा होगा, तुम्हें खड़ा ही होना होगा। और अगर तुम अपने मन में सोचोगे कि मुझे इस बैटल को जीतना है तो तुम इस बैटल को जीत सकती हो। और वैसे भी तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं इस बैटल को जीतूंगा, मतलब कि मेरे खूनी को जरूर तुम मारोगी और वो अभी तुम्हारे सामने खड़ा है तो तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती हो। एक तरह से ना उसके दिमाग में ये सब चीजें चल रही थी और उसकी बहन जो होती है ना उसको काफी ज्यादा मोटिवेट करती है वहाँ पे। और इसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है और इसके बाद बड़ी मेहनत के बाद ना शिनोबू वहाँ पे खड़ी हो जाती है। और ये देखने के बाद ना वहाँ पे डोमा भी थोड़ा हैरान होता है कि लड़की में जान तो है और काफी ज्यादा स्ट्रांग है ये लड़की। और इसके बाद शिनोबू जो होती है ना, वो जो उसका ब्लड लॉस हो रहा था ना उसको रोकती है। और इसके बाद शिनोबू जो होती है ना, वो डोमा के ऊपर अटैक करती है लेकिन डोमा उस अटैक को काफी इजीली डॉज करता है। और शिनोबू के ना इस टाइम तक काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था लेकिन इसके बाद भी वो हार नहीं मानती। और इसके बाद दोनों के बीच में ना हमें थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है और उसी बीच में शिनोबू उसी मौके का फायदा उठा के अपनी स्वर्ड की मदद से डोमा के गले में वो सट डाल देती है और इसके बाद वो उसे हवा में उड़ा देती है। और बस यहीं पे इस एपिसोड को हम करते हैं खत्म। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इन्फिनिटी कासल का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो याद से कर लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना।